दोस्तों स्वागत है सभी का मैथ्स क्लासेस रैला में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अमेरिका के संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ये पढ़ने का कारण ये है कि जो हमारा संविधान है, भारत का जो संविधान है, वो अनेक देशों के संविधान से लिए गए तत्वों को उसमें शामिल किया गया है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे देश हैं जिनके संविधान हैं। जैसे हमारा कोई हम टॉपिक डिस्कस करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि जो दूसरे अमेरिका या ब्रिटेन के संविधान से अक्सर कंपेयर करते हैं जो सिद्धांत होते हैं उनको। और हमारी जो बुक्स है, कोई भी बुक अगर पढ़ते हैं संविधान से संबंधित है, सरकार से संबंधित, तो उसमें अक्सर तुलना की जाती है भारत के संविधान के साथ अमेरिका का संविधान या फिर ब्रिटेन के संविधान। तो इसमें हम ऐसे ही तत्वों का या फिर तथ्यों का अध्ययन करेंगे जिनका कंपेयर होता है। मतलब भारत के संविधान और अमेरिका के संविधान में समानता क्या है और कुछ अंतर क्या है, क्या ऐसी चीज़ें जो वहीं के संविधान से हमने ली हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अमेरिका का संविधान एक लिखित संविधान है। जिस प्रकार भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, एक दस्तावेज है, उसी प्रकार अमेरिका का संविधान भी एक लिखित संविधान है। फिर है 17 दिसंबर 1787 में संवैधानिक कन्वेंशन फिलाडेल्फिया अर्थात पेंसिल्वेनिया और 11 राज्यों में सम्मेलन की पुष्टि के द्वारा संविधान को अपनाया गया था। यह 4 मार्च 1789 को प्रभावी हुआ था। हमारा जो भारत का संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को वो प्रभावी हुआ था, उसे देश में लागू किया गया था। उसी प्रकार इसमें भी दो तिथियां हैं, 17 सितंबर 1787 और 4 मार्च 1789। इसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की उद्देशिका में कहा गया है कि संयुक्त राज्य की जनता ने तैयार किया है। संयुक्त राज्य की जनता ने तैयार किया है। लेकिन भारत के संविधान में जो कहा गया है कि हम भारत के लोग, हमारा जो उद्देशिका प्रारंभ होती है प्रस्तावना, उसमें लिखा गया है कि हम भारत के लोग। और ये अमेरिका के संविधान की जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, उसमें लिखा गया है संयुक्त राज्य की जनता। फिर अगला हमारा पॉइंट आता है कि कांग्रेस नामक एक राष्ट्रीय विधायिका का गठन, जिसमें 2 सदन होंगे, अर्थात हमारी जो विधायिका है या व्यवस्थापिका है उसे हम संसद कहते हैं। जो अमेरिका की जो विधायिका है या व्यवस्थापिका है उसे कांग्रेस कहते हैं। और इसका जो निचला सदन है वो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और जो उच्च सदन है उसे सीनेट कहते हैं। हमारे यहाँ निचला जो सदन है उसे लोकसभा कहते हैं और जो उच्च सदन है उसे हम राज्यसभा कहते हैं। फिर है समानता के सिद्धांत में बनाए रखा जाएगा और उसके अनुसार प्रत्येक राज्य से उसमें 2-2 सदस्य के लिए जाएंगे। प्रत्येक सीनेटर की सदस्यता अवधि 6 साल की होगी। सीनेट को सभी प्रकार के महाभियोगों पर विचार करने का अधिकार मिला। सीनेट अर्थात हमारे देश की राज्यसभा, मतलब हम जिसे राज्यसभा कहते हैं, उच्च सदन, उसे अमेरिका में सीनेट कहते हैं। सीनेट के जो मेंबर होते हैं सीनेटर कहते हैं उन्हें, और उनकी अवधि हमारे जिस प्रकार 6 वर्ष की होती है उनके भी 6 वर्ष की होती है। लेकिन हमारे यहाँ जनसंख्या के आधार पर ही चुना जाता है। लोकसभा में भी जनसंख्या के आधार पर और राज्यसभा में भी जनसंख्या के आधार पर। लेकिन अमेरिका का जो संविधान है उसमें सीनेटर जो होते हैं एक राज्य से केवल 2 ही होते हैं, अर्थात निश्चित कर दिया गया है, क्योंकि उनके भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो हम आगे देखते हैं कि उसमें जनता द्वारा चुनते हैं कि जनसंख्या के आधार पर चुना जाता है। लेकिन सीनेट में ऐसा नहीं होता है, 2-2 निश्चित होता है कि 2 ही चुने जाएंगे। ऐसे हमारे दोनों सदनों में ऐसा ही होता है कि जनसंख्या के आधार पर। फिर अगला है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में राज्यों का प्रतिनिधित्व उसकी जनसंख्या के आधार पर तय हुआ है। इसका भी हमने देखा। इस सदन के सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए होगा। संविधान के तहत 2 सरकार की स्थापना की गई, अर्थात वहाँ पर 2 सरकारें हैं जिस प्रकार हमारी भी होती हैं। लेकिन हमारे शक्तियों का विभाजन उस तरह नहीं है कि दोनों संघ अलग है और केंद्र मतलब राज्य अलग है। हमारे दोनों की शक्तियाँ संविधान द्वारा ही दी जाती हैं और ऐसी स्थिति है कि दोनों जो कार्य करती हैं उसमें जो केंद्र सरकार के पास अधिक शक्तियाँ हैं
और राज्यों के लिए अधिक अलग संविधान भी नहीं है, लेकिन उनके थोड़ा अलग है, उनके ध्वज भी हैं और संविधान भी है। तो संविधान के तहत दो सरकारों की स्थापना की गई है, एक संघीय सरकार तथा दूसरी राज्य सरकार। संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, अर्थात ये राज्य सरकारें हैं और ये केंद्र सरकारें हैं, मतलब ये एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी नहीं है। संघ को करों, ऋणों का भुगतान, विदेशों के साथ तथा राज्यों के बीच परस्पर व्यापार वाणिज्य का विनिमयन, सिक्कों की ढलाई, युद्ध की घोषणा आदि का अधिकार है। जो महत्वपूर्ण विषय हैं, जो कार्य हैं, वो संघ के पास हैं, जैसा कि हमारे भी हैं। हमारे देश के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, विषय हैं, वो संघ सूची में है। संघ सरकार उन पर कानून नियम बनाती है। फिर है संविधान संशोधन। प्रत्येक सदन के लिए 2/3 मतों के आधार पर कांग्रेस संविधान में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेगी, या राज्यों की कुल संख्या में से 2/3 राज्यों की विधायकों से आवेदन प्राप्त होने पर संशोधन प्रस्तावित करने के लिए सम्मेलन बुलाएगी। उनके क्या होता है कि जो कांग्रेस है वो उसका कोई भी सदन जैसे मतलब संशोधन के लिए प्रस्ताव ला सकता है, 2/3 के साथ पास करवा सकता है। प्रक्रिया थोड़ी जटिल है, लेकिन ऐसा होता है। या फिर उनके राज्य में से अगर 2/3 राज्य चाहे तो प्रस्ताव लाकर इसमें कांग्रेस में रख सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे केवल संसद ही ये कार्य कर सकती है, अर्थात संशोधन के कार्य संसद केंद्र सरकार के पास। राज्यों का इसमें एक विशेष बहुमत में समर्थन चाहिए होता है उनका, बाकी नहीं चाहिए होता है, लेकिन वो प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं संशोधन के लिए हमारे देश में। फिर अगला पॉइंट आता है कि कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होगा, और राष्ट्रपति का चुनाव न तो कांग्रेस करेगी और न ही जनता से चुनकर आएगा। उसके निर्वाचन के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल बनाया जाएगा, जिसमें सम्मिलित निर्वाचकों का चुनाव राज्यों की विधायिका द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुसार होगा। प्रत्येक राज्य के निर्वाचकों की संख्या उस राज्य के सीनेटरों अर्थात उच्च सदन के सदस्यों तथा निचले सदन के प्रतिनिधियों की संख्या के कुल योग के बराबर होगी। जो निर्वाचक होंगे वो सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के जो सदस्य होंगे उन्हीं में से होंगे, अर्थात राष्ट्रपति की तरफ से कोई प्रतिनिधि चुनाव लड़ेगा, राष्ट्रपति खुद नहीं लड़ेगा, और वो प्रतिनिधि जीत कर जाएगा और वो फिर जैसे राष्ट्रपति का पद पे जो उम्मीदवार होंगे उनमें से किसी को वोट करेगा कि ये हमारे राष्ट्रपति बनेंगे। इस प्रकार की वहाँ प्रक्रिया है। फिर है राष्ट्रपति पद पर आसीन व्यक्ति की मृत्यु हो जाने या उसे पद से हटा दिए जाने की स्थिति में उसकी सारी शक्तियाँ उपराष्ट्रपति को हस्तांतरित कर दी जाएगी। ऐसी स्थिति हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ चुनाव करवाने ही पड़ते हैं और नया राष्ट्रपति बनता है। लेकिन वहाँ पे क्या है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या वो पद से हटा दिया जाता है, त्यागपत्र दे देता है, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाता है, अर्थात सारी शक्तियाँ उसके पास आ जाती है, कार्यकाल पूरा करता है वो। ये स्थिति अमेरिका के संविधान में है। एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसके न्यायाधीशों का चुनाव सीनेट की सहमति से राष्ट्रपति करेगा। हमारे भी है सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान। फिर है 1791 ईस्वी में पहला संविधान संशोधन करके बिल ऑफ राइट्स को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। इसके तहत संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों को वाणी की, प्रेस की, धर्म की, याचिका की, सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई, अर्थात वहाँ के संविधान द्वारा भी उनमें मूल अधिकार दिए गए। इस प्रकार 1789 ईस्वी में संविधान को अनुमोदित कर दिया गया और जॉर्ज वाशिंगटन को सर्वसम्मति से राष्ट्रपति से तथा जॉर्ज एडम्स को बहुमत से उपराष्ट्रपति चुना गया था, अर्थात वहाँ के पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन और वहाँ के पहले उपराष्ट्रपति थे जॉर्ज एडम्स। हमारे पहले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जो पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे।
फिर संविधान के द्वारा कुछ सीमाएं निर्धारित की गई हैं वहाँ के संविधान द्वारा कि स्त्रियों को मताधिकार नहीं दिया गया, वहाँ की स्त्रियों को मताधिकार नहीं दिया गया। स्वतंत्रता की घोषणा दासों पर लागू नहीं होती थी, अर्थात दास प्रथा को बनाए रखा गया था। आगे चलकर इस दास प्रथा के मुद्दे ने अमेरिका को गृह युद्ध की ओर धकेल दिया और आगे चलकर उन्होंने क्या किया कि दासों जो श्वेत और अश्वेत थे उनमें भेदभाव को थोड़ा कम किया और जो अश्वेत थे उनको भी मताधिकार का अधिकार दिया गया। फिर संविधान निर्माण में धनी वर्ग का प्रभाव, ये तो वहाँ की विशेषता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की जटिल प्रक्रिया, वहाँ के राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया जटिल है और वहाँ महाभियोग लगाकर हटाने की प्रक्रिया भी जटिल है, अर्थात एक प्रकार स्थायी पद मान सकते हैं क्योंकि अगर राष्ट्रपति बन गया एक बार तो वो अपना कार्यकाल पूरा करेगा ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।